नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पिछले दिनों चर्चा चली थी कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई राज्यों में नए गठबंधन कर सकती है, लेकिन अब पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन राज्यों में नए गठबंधन नहीं किए जाएंगे, बल्कि बीजेपी एकला चलो की नीति पर ही चलती रहेगी। जो बात हो रही थी पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की, जहां पर कि कहा जा रहा था कि बीजेपी वहां की क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन कर सकती है। पहले पंजाब में अकाली दल से गठबंधन की चर्चा थी। हालांकि कल अकाली दल की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी तरह कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन की चर्चा चल रही थी। आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी के साथ गठबंधन की अटकलें चल रही थी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आकर गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। लेकिन अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं, बीजेपी के सूत्र, कि इन राज्यों में यानी पंजाब, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी अपने दम पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। पंजाब में इसी रणनीति के तहत कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बनाया गया है। सुनील जाखड़ पंजाब की राजनीति के मंझे हुए नेता हैं और उन्हें पार्टी में लाकर अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को एक तरह से संदेश देने का प्रयास किया है जो पाला बदलने के इच्छुक हैं। सुनील जाखड़ के लाने से बीजेपी को यह भी लगता है कि पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी फायदा मिल सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे पंजाब में, वो भी अब बीजेपी में आ चुके हैं। तो इस तरह से बीजेपी अपना जनाधार पंजाब में बढ़ाना चाह रही है बजाय अकाली दल के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि 2 चुनाव लगातार हारने के बाद अकाली दल की वो ताकत नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। हालांकि अकाली दल की कल बैठक होने वाली है कोर ग्रुप की, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो कल ही बीजेपी ने वहां पर डी पुरंदेश्वरी को कमान दे दी है और इस तरह से आंध्र में बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेलने के लिए आई है। दरअसल हो यह रहा था आंध्र प्रदेश में कि वहां पर बीजेपी वाईएसआर कांग्रेस के भी साथ दिख रही थी और टीडीपी के भी साथ दिख रही थी, जिससे लेकर के टीडीपी भी नाखुश थी। टीडीपी चाहती थी कि बीजेपी अपना रुख स्पष्ट करे। आज भी यहां पर मुख्यमंत्री आए हैं, बड़े नेताओं से मिले हैं, बीजेपी ने 10,000 करोड़ का पैकेज वहां पर दिया, लेकिन उसका श्रेय नहीं लेना चाहती है। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के असमंजस बना हुआ था कि टीडीपी ये कह रही थी कि बीजेपी अपनी स्थिति स्पष्ट करे, और ये भी एक कारण है। और पुरंदेश्वरी जो है वो आंध्र प्रदेश की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू की प्रतिद्वंदी मानी जाती है, क्योंकि परिवार का आपस का उनका झगड़ा है। एनटी रामाराव की बेटी है पुरंदेश्वरी और इनकी बहन से चंद्रबाबू नायडू का ब्याह हुआ है, तो ये भी इनके आपस के जो मतभेद हैं वो भी एक कारण हो सकता है। और इस तरह से ये बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि इन 3 राज्यों में बीजेपी जो 2019 की पोजीशन थी उसी पोजीशन में रहेगी, यानी कोई नया गठबंधन वो नहीं करेगी। लेकिन जो पुराने गठबंधन थे उनके साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में पहले से ही गठबंधन था, लेकिन अब कुछ नए साथी जो है वो आए हैं। बिहार में जीतन राम मांझी एक बार फिर से आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। पशुपति पारस, चिराग पासवान और साथ ही मुकेश साहनी, इनके साथ भी गठबंधन बनाने का प्रयास बीजेपी करेगी। पशुपति पारस तो पहले से ही सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन चिराग पासवान और मुकेश साहनी को बीजेपी अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे तो आ चुके थे, अब अजित पवार भी बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो इस तरह से शिंदे और पवार दोनों की पार्टियों के साथ बीजेपी तालमेल करेगी महाराष्ट्र में, यह फैसला किया गया है। जहां तक केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई, वो भी महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर कि बीजेपी के पहले से ही अपना दल, निषाद पार्टी जैसे साथी हैं, तो इनके साथ बीजेपी वहां पर टिकी रहेगी, ये भी सूत्र पार्टी के जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच जो एक चुनावी राज्य, महत्वपूर्ण राज्य छत्तीसगढ़, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने वाले हैं। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का यह छत्तीसगढ़ का अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूती देने की यह कवायद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मानी जा रही है। 2 दिन के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री अमित शाह। विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर पार्टी नेताओं के साथ उनका मंथन होगा। सांसदों, विधायकों और बीजेपी की जो कोर ग्रुप है उसके साथ भी उनकी बैठक होने वाली है। चुनाव की तैयारी के साथ साथ राज्य के हालात पर गृह मंत्री चर्चा करेंगे। आज रात जो रायपुर में बीजेपी का दफ्तर है उसी में वो रुकेंगे, यानी देर रात तक मीटिंग चलेगी वहां पर और देर रात तक की बैठक में तमाम तरह की जो रणनीति उस पर चर्चा की जाएगी। गुरुवार को यानी कल गृह मंत्री दिल्ली वापस आएंगे। तो एक तरह से पूरी जमीन तैयार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के महत्वपूर्ण दौरे से पहले। और साथ ही बीजेपी जहां पर की एक टफ फाइट बीजेपी फेस कर रही है, उसमें भी छत्तीसगढ़ में पार्टी में नए सिरे से जान फूंकने का प्रयास गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और जैसा हमने कहा है, पीएम मोदी का एक महत्वपूर्ण दौरा शुरू होने जा रहा है 7 से 8 जुलाई तक। 2 दिन में
4 राज्यों के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। इनमें से 3 चुनावी राज्य हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, वो जो इस साल के अंत में वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश का भी दौरा पीएम मोदी करेंगे। 36 घंटों में 5 शहरों के करीब 1 दर्जन कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। 50,000 करोड़ की 50 परियोजनाओं का उद्घाटन या फिर आधारशिला रखेंगे। 7 जुलाई को दिल्ली से रायपुर, ये उनका पहला कार्यक्रम है। रायपुर के अलावा गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल और बीकानेर भी पीएम मोदी का जाने का कार्यक्रम है। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 6 लेन सेक्शन की आधारशिला भी इस दौरान रखेंगे। रायपुर में उनकी जनसभा भी होगी, जो माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद होगा। गोरखपुर आएंगे, जहां पर कि गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में वे हिस्सा लेंगे और साथ ही 3 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी पीएम मोदी दिखाएंगे। साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के कार्यक्रमों जो काम है उनकी नींव भी पीएम मोदी रखेंगे। और गोरखपुर के बाद वो वाराणसी जाएंगे, जो कि उनका अपना संसदीय क्षेत्र है। वहां पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। नए फ्रेट कॉरिडोर और वाराणसी जौनपुर 4 लेन का लोकार्पण भी उनकी ओर से किया जाएगा। साथ ही मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट, जो 2 महत्वपूर्ण और बड़े प्रसिद्ध घाट हैं वाराणसी के, उनके पुनर्विकास के शिलान्यास का भी कार्यक्रम पीएम मोदी का है। 8 जुलाई को यानी अगले दिन वारंगल जाएंगे तेलंगाना के, और वहां पर नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। वारंगल करीमनगर 4 लेन का शिलान्यास और वहां पर जनसभा का भी कार्यक्रम रखा गया है। बीकानेर में आएंगे इसके बाद, और वहां पर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाएगा। और वहीं पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 1 की इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन का लोकार्पण भी पीएम मोदी करेंगे। साथ ही बीकानेर का जो रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है उसके पुनर्विकास का शिलान्यास भी करेंगे, और वहां पर बीकानेर में उनकी एक जनसभा भी होगी। तो ये सारी तैयारियां हो रही हैं बीजेपी की अपनी 2024 के चुनाव के लिए। उधर वहीं महाराष्ट्र में आज शरद पवार और अजित पवार ने अलग अलग बैठकें कर शक्ति प्रदर्शन किया। अजित पवार के साथ 30 तो शरद पवार के साथ 17 विधायक नजर आए। चाचा भतीजे ने अपने अपने समर्थकों के बीच एक दूसरे पर जमकर हमले बोले और एनसीपी पर अपना दावा भी किया। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग से एक बड़ी खबर आई। सूत्रों ने बताया कि अजित पवार ने 30 जून को ही चिट्ठी लिखकर यह दावा किया था कि एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने शरद पवार की जगह उन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। यानी एनसीपी में टूट की खबर आने से पहले ही अजित पवार चुनाव आयोग पहुंच चुके थे। बहरहाल आज मुंबई दोनों ही गुटों का अखाड़ा बनी रही। जिस चाचा ने पार्टी खड़ी की, सियासती जिंदगी में उंगली थामकर दांव पेच सिखाए, उन्हीं को जूनियर पवार ने रिटायरमेंट लेने की नसीहत दे डाली। आता जर वय जास्त झालं, आपकी उम्र 83 हो गई है, आप कभी रुकने वाले हो या नहीं? आप हमें आशीर्वाद दो ना। मैंने सुप्रिया से कहा उनसे बात करने के लिए, तो वो बोली वे जिद्दी हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। ऐसी कौन सी जिद है? ते ऐकत नाहीत कुणाचं, असा कसला हट्ट आहे? हालात भी ऐसे बदले हैं कि शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा पर रोने बिलखने वाले कार्यकर्ता भी अब उनके रिटायर होने का समर्थन कर रहे हैं। अब जैसे बुजुर्ग एक बार अपनी उम्र होने पर अपने बच्चों को अपने अगली पीढ़ी पे जिम्मेदारियां सौंप देते हैं, वैसे पवार साहब ने भी अभी सोचना चाहिए। देखिए, हम तो अजीत दादा पवार के साथ हैं और दादा को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके कामों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम हमेशा दादा की फेवर में ही जाएंगे। अजीत पवार के रिटायरमेंट वाले बयान पर बेटी सुप्रिया सुले मंच से खूब भड़की। अरे सबसे देखो तो फारुख अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। मला विचारलं, अरे क्या हो रहा है एनसीपी में? म्हटलं अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे लड़ ले, मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं, शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले। अरे एज इज अ नंबर, जिद्द पाहिजे। लड़ने के लिए जिद चाहिए, आशीर्वाद तो है ही। अपने पिता को बोलना आप घर बैठो और हमें आशीर्वाद दो, तो उससे बेहतर हम लड़कियां हैं। पोरी परवडल्या हो। पवार वर्सेस पवार के पावर प्ले में जूनियर पवार का पलड़ा भारी दिख रहा है। 30 के करीब विधायकों का साथ बताकर अजित पवार ने अपनी ताकत दिखाई, तो शरद पवार 17 विधायक जुटा पाए हैं। सीनियर पवार के कंधों पर अब पार्टी फिर से खड़ी करने की जिम्मेदारी है। गेले त्याची चिंता करू नका, गेले जाऊन द्या, त्यांना सुखाने त्या ठिकाणी राहून द्या। कोई गया उसकी चिंता मत करो, जो गए उनको खुशी से रहने दो। उनके खिलाफ हमारी कोई शिकायत नहीं है। जब तक हम साथ हैं
और उसी शक्ति से हम एक नए जवानों की पीढ़ी तैयार करेंगे। अशा सहकाऱ्यांची पिढी, नेतृत्वाची पिढी महाराष्ट्रामध्ये निर्माण करू। इस बीच एनसीपी का सियासी संग्राम निर्वाचन आयोग के दरवाजे तक भी पहुंच गया। चुनाव आयोग को अजीत पवार की ओर से एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाली याचिका मिली है। आगे लड़ाई कानूनी होने चलने वाली है, तो उसके लिए जो भी जरूरी दस्तावेज तैयार करने हैं, कानूनी दस्तावेज वो तैयार किए जाएं। तो यहाँ पे पूरी कोशिश है फिलहाल कि शक्ति प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से उन्होंने कहा कि एनसीपी से अलग नहीं हुए, वो एनसीपी के साथ है और एनसीपी पार्टी उनकी अपनी पार्टी है। तो शरद पवार एक तरफ है, दूसरी तरफ अजीत पवार हैं। तो अजीत पवार गुट की तरफ से ये कानूनी तैयारी अभी से हो रही है, एफिडेविट और सभी से शपथ पर लिया जा रहा है ताकि आज आगे चल के कानूनी लड़ाई में काम आ सके। मुंबई से कैमन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। राजस्थान में राजसमंद से सांसद दिया कुमारी की अगुवाई में आज बीजेपी के महिला मोर्चा ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जयपुर की सड़कों पर उतरी। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। पुलिस को इतने बड़े प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। और हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।